बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि मेजरमेंट मॉडल को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, स्पेशली जब आप स्मार्ट पीएलएस को यूज़ करते हुए पीएलएस एल्गोरिदम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले जो आपको वैल्यूज़ नज़र आती हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा जो है वो जूम करके दिखाऊं, तो कुछ इस तरह से आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही होती हैं। अब ये सारे के सारे इंडिकेटर्स या फैक्टर्स हैं और ये उनके कंस्ट्रक्ट्स हैं, और ये आपको सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट नज़र आ रहा है। जैसे कि ये इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस है, ये आगे जो है वो 5 डायमेंशन से मेजर हो रहा है। ठीक है, और वो जो 5 डायमेंशंस हैं उनके आगे कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो जब हमारा फोकस इस चीज़ पर हो कि एक वेरिएबल जो है वो कितनी डायमेंशन या कितने इंडिकेटर्स, स्पेशली हमारा फोकस इंडिकेटर्स पर होता है कि कोई भी हमारा जो लेटेंट वेरिएबल है वो जब इंडिकेटर्स के ज़रिए मेजर हो रहा हो, ठीक है, या ऑब्ज़र्व्ड वेरिएबल्स के ज़रिए मेजर हो रहा हो, तो उसको हम बेसिकली डील कर रहे होते हैं मेजरमेंट मॉडल में। ठीक है, यानी इसमें हम इस चीज़ को जो है वो फोकस नहीं कर रहे होते कि वेरिएबल का रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है या नहीं। हाँ, यहाँ पर पाथ कोफिशिएंट आ रहे हैं, लाइक अगर आप इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस का मार्केट शेयर पे, बैंक मार्केट शेयर पे इम्पैक्ट देखें तो वो पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह मॉडरेटिंग इम्पैक्ट भी पॉजिटिव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट भी पॉजिटिव है। लेकिन बेसिकली ये चीज़ें हमारी जो है वो प्राइमरी कंसर्न नहीं है, ये सेकेंडरी कंसर्न हो सकती हैं। प्राइमरी कंसर्न हमारे मेजरमेंट मॉडल में ये होता है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, क्या ये सिग्निफिकेंटली या रिलायबली जो इनके जो लेटेंट वेरिएबल हैं उनको क्या ये रिलायबली मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके लिए जो रूल ऑफ थंब इस्तेमाल होता है वो ये कि हर इंडिकेटर की जो वैल्यू है वो 0.7 या इससे ग्रेटर होनी चाहिए। लाइक अगर मैं MB की बात करूं, जो कि मोबाइल बैंकिंग है, उसके 4 इंडिकेटर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, MB1, MB2, MB3, MB4, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0.7 से ग्रेटर हैं। इसी तरह AF को देखें तो उसके भी इंडिकेटर्स की वैल्यू 0.7 से ग्रेटर हैं। इसी तरह TB को देखें तो उसके भी इंडिकेटर्स जो हैं TB1, TB2 और TB3, उनकी वैल्यूज़ 0.7 से ग्रेटर है। इसी तरह IB को देखें तो उसके इंडिकेटर्स की वैल्यूज़ भी 0.7 से ग्रेटर हैं। POS को देखें तो उसके भी इंडिकेटर्स की वैल्यूज़ 0.7 से ग्रेटर हैं। इसी तरह बाकी भी तमाम अगर आप लेटेंट वेरिएबल देखें तो उनके इंडिकेटर्स की वैल्यूज़ भी 0.7 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि अगर कोई एक इंडिकेटर या एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स ऐसे हों जिनकी वैल्यू 0.7 से लेस देन हो, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो 0.6 से लेस देन तो नहीं है, क्योंकि मिनिमम एक्सेप्टेबल जो रेंज है ना वो 0.6 के राउंड अबाउट है। 0.6 से भी कम हो जाए तो फिर अल्टीमेटली आपको ड्यूरिंग एनालिसिस, जब आप स्मार्ट पीएलएस पे इस मॉडल को डेवलप करते हैं, तो उस वक़्त उस पर्टिकुलर इंडिकेटर को आपको क्लिक करके डिलीट करना होता है जिसकी वैल्यू 0.6 से भी कम हो जाए। ठीक है, तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिसकी वैल्यू 0.6 से कम हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको इंटरप्रेट कैसा किया जाए। तो अगर आप libgen.is की साइट के मतलब जानते हैं तो वहाँ पर जाकर आप प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, इसकी बुक को डाउनलोड करें। बहुत सारे रेफरेंसेस जो हम कोट करेंगे वो इस बुक में से करेंगे, और कुछ चीज़ें जो है वो हम कुछ स्टडीज़ जो आपको गूगल स्कॉलर्स के ऊपर मिल जाएंगी, वहाँ से भी कुछ चीज़ें हम देखेंगे जिनको हम यहाँ पर साइट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। तो पहला काम आप लोगों ने ये करना होता है कि आप जब मेजरमेंट मॉडल को असेस कर लें और जो इंडिकेटर्स आपके फ़ाइनल हो जाएं जिनकी वैल्यू 0.6 या 0.7 से ग्रेटर हों, तो उसको सेव करके यहाँ पर पेस्ट कर लें, और बकाया इंडिकेटर्स उनको आप बेशक डिलीट कर दें। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ आते हैं कि इसको इंटरप्रेट हमने किस तरह से कर। तो
बुक जो मैंने अभी आपको बताई थी, अ प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर, उसके पहले चैप्टर में डेफिनेशन लिखी हुई है मेजरमेंट मॉडल की कि इट इज़ अ पाथ मॉडल दैट कंटेन्स इंडिकेटर एंड देयर रिलेशनशिप विद द कंस्ट्रक्ट। बेसिकली आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करना है। अकॉर्डिंग टू ये जो पार्शल या प्रीमियर ऑन पार्शल लीज स्क्वायर की बुक है, इसका हवाला आप दे दें, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है कि जब आप साइटेशन करेंगे तो वो प्रॉपर हेडिंग मानी जाएगी। आप अपने लफ्ज़ों में अगर आप लिखेंगे तो वो प्लेजरिज्म काउंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस स्टडी, ठीक है, जब भी लाइन के स्टार्ट में या लाइन के मिडल में एक रेफरेंस कोड करना होता है तो आपने अकॉर्डिंग टू हायर एट ऑल द मेजरमेंट मॉडल इंडिकेट्स हाउ द latent variable is measured using related indicators। बेसिकली मेजरमेंट मॉडल ने ये बताना होता है कि जो आपका लेटेंट वेरिएबल है, जैसे ये MB है, ये अपने इंडिकेटर्स के ज़रिए कैसे मेजर हुआ है, ठीक है। AF है, ये कैसे मेजर हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमने इसके क्राइटेरिया की बात करनी है कि बेसिकली हम किस तरह से ये चीज़ कंसिडर करें कि कितनी कम से कम वैल्यू हो तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि इंडिकेटर को कि वो सिग्निफिकेंटली अपने लेटेंट वेरिएबल को मेजर कर रहा है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो MB है, ये चारों जो इसके इंडिकेटर हैं वाकई इसको सिग्निफिकेंटली मेजर कर रहे हैं। तो इसके लिए भी जो है वो रेफरेंसिंग की तरफ आप, तो इसके लिए हम जो है वो एक और बुक है, जब हम क्राइटेरिया के वाले से बात करें तो ये मल्टीवेरिएट डाटा एनालिसिस है, जोसेफ हायर, विलियम C. ब्लैक, बैरी J. बबिन, रॉल्फ एंडरसन। तो ये भी बुक अगर आप libgen.is की साइट को विज़िट करें तो वहाँ से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्राइटेरिया की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करूँगा जी। जो मैंने आपको जोसेफ F. हायर की मल्टीवेरिएट एनालिसिस वाली बुक बताई है, उसमें पेज 775 पर इंडिकेटर लोडिंग के नाम से ये बेसिकली मेजरमेंट मॉडल में जो क्राइटेरिया उसका डिफ़ाइन है कि लोडिंग अबव 0.708 इंडिकेट द कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेन मोर देन 50% ऑफ द इंडिकेटर वेरिएंस। यानी बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी लोडिंग वैल्यू 0.70 से ग्रेटर हो जाती है ना, तो इसका मतलब है कि जो आपके इंडिकेटर हैं वो आपके कंस्ट्रक्ट यानी लेटेंट वेरिएबल की 50% से ज़्यादा वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब हमारे ये केस में जैसे ये MB है, MB को ये 4 कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो लोडिंग वैल्यू है वो 0.70 से ग्रेटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों 50% से ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मींस ये इनके वैलिड मेजर हैं। तो यहाँ पे भी जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, दिस कन्फर्म्स द इंडिकेटर एग्जिबिट एक्सेप्टेबल आइटम रिलायबिलिटी। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं as per the reliability of measurement model is concerned, आगे रेफरेंस कोड कर दें। ठीक है जी। उसी तरह से क्योंकि ये लाइन के मिड में आ रहा है तो हम इसको एज ए ऑथर और ब्रैकेट कर देंगे और करने के बाद इनका क्राइटेरिया यहाँ पे लिख देंगे। एज इट इज़ कॉपी नहीं करते होते क्योंकि प्लेजरिज्म आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज़ पर द रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट मॉडल इज़ कंसर्न, हायर, एंडरसन, बेबिन एंड ब्लैक stated the rule of thumb for indicator reliability in measurement model with a loading value of
0.708 or greater, it therefore by considering this rule of thumb, it is inferred that all the latent variable of this study are valid and reliable। ठीक है जी। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे तमाम जो हैं वो इस रूल ऑफ थंब के तहत, जो कि 0.708 का क्राइटेरिया है, यानी अगर आपके इंडिकेटर्स की वैल्यू जो है वो 0.70 से ग्रेटर है, ठीक है, अगर इससे कम है तो आप उसको डिलीट कर दें, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब होगा कि ये सिग्निफिकेंटली अपने लेटेंट वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये रिलायबल इंडिकेटर्स हैं। दूसरा काम आपने ये करना होता है कि ये क्योंकि मेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस, ठीक है, और आगे बैंक मार्केट शेयर डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज ए मॉडरेटिंग लिया हुआ है, तो इनके ना पाथ कोफिशिएंट जो हैं वो यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो जस्ट उसकी वैल्यू होती है। सो एडिशनली figure 2 indicated that a positive relation is observed between innovative financial process and bank's market share with a path coefficient value of 0.988। ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में मुझे इसका रेफरेंस यहाँ पे बताना चाहिए, थोड़ा सा इसको ऐड कर दें। फिगर 2 indicates the measurement model which comprised of the indicators measuring their latent variables as well as the path coefficient between constructs along with the R square values। बेसिकली इस मेजरमेंट मॉडल में ना तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। एक तो इंडिकेटर्स की लोडिंग वैल्यू, ठीक है, दूसरा आपको पाथ कोफिशिएंट वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है, और तीसरी चीज़ आपको जो सर्कल के अंदर वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं ना, इनको हम आर स्क्वायर कहते हैं। बेसिकली हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एज ए आर स्क्वायर, वो सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल का आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली दो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। एक तो ये कि इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारे जो है वो सिग्निफिकेंट हैं, वो सिग्निफिकेंटली मेजर कर रहे हैं अपने लेटेंट वेरिएबल को। दूसरा हमने एक पाथ कोफिशिएंट बता दिया, हम यहाँ पे दूसरा पाथ कोफिशिएंट बता देते हैं। सिमिलरली देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन artificial intelligence and bank's market share, which is indicated by a path coefficient value of, अब ये वैल्यू है पाथ कोफिशिएंट की -0.001, which is indicated by -0.001।
finally a positive relationship was estimated between moderating impact of artificial intelligence between innovative financial process and bank's market share with a path coefficient of, अब ये बेसिकली मॉडरेटिंग इम्पैक्ट है और इसका पाथ कोफिशेंट है 0.003। ठीक है जी। उसके बाद हम डिपेंडेंट वेरिएबल का आर स्क्वायर बता देंगे। फाइनली क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं, इसको या तो लाइक वाइज कर देते हैं, लाइक वाइज। ठीक है जी। और फाइनली the bank's market share as the dependent variable of the study indicates an R square of 0.977, which indicates that approximately 98% of the variance in bank's market share is explained by the variance in innovative financial process, artificial intelligence and moderating impact of artificial intelligence। ये हो गई जनाब इंटरप्रिटेशन आपके मेजरमेंट मॉडल की। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।